भौतिक शास्त्र के अध्याय 12 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 14 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। नंबर 1 चित्र, नंबर 2 रचना, नंबर 3 कार्यविधि, नंबर 4 निष्कर्ष। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न के अंतर्गत मुख्य रूप से निष्कर्ष पूछा जाता है। परीक्षा में ज़्यादातर निष्कर्ष इस प्रश्न से पूछा जाता है। चूँकि पूरा प्रयोग समझे बिना निष्कर्ष समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको पूरे प्रश्न का आंसर पढ़ना है और निष्कर्ष को अधिक अच्छे से तैयार करना है। डेविसन जर्मर के प्रयोग का चित्र सामने दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार का चित्र या इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था डेविसन जर्मर प्रयोग में होती है। इसमें टंगस्टन का बना हुआ एक फिलामेंट एफ होता है। ये जहाँ पर ये एफ लिखा हुआ है, ये एक फिलामेंट है। ये टंगस्टन का बना होता है और इस फिलामेंट को निम्न तनाव की बैटरी, लो टेंशन, LT का मतलब है लो टेंशन, निम्न तनाव की बैटरी की सहायता से इस फिलामेंट एफ को गर्म किया जाता है और गर्म करने पर इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब ये पूरी जो व्यवस्था है, ये इलेक्ट्रॉन गन की भांति कार्य करती है। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसी प्रकार से निम्न तनाव की बैटरी से फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होने पर इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन गन की भांति कार्य करता है। ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट को घेरे हुए धातु का एक खोखला बेलन सी होता है। ये यहाँ पे सी लिखा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? ये इस प्रकार से यहाँ तक ऐसे ये धातु का खोखला बेलन सी होता है जो फिलामेंट एफ को घेरे रहता है। और ये जो धातु का खोखला बेलन सी है, ये कैथोड का कार्य करता है और इसमें अक्ष के समांतर इस यहाँ पर क्या होता है, छिद्र होता है। ये जो अक्ष बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या होता है, फिलामेंट के आगे जो कैथोड का काम कर रहा है, जो सी है, जो धातु का खोखला बेलन है, इसमें क्या होता है, अक्ष के समांतर छिद्र होता है। कैथोड के सामने यहाँ पर एक ए जहाँ पर लिखा हुआ है, ये एनोड है। ये भी धातु का बना होता है। कैथोड के सामने जो धातु का बना हुआ हिस्सा है वो ए है, उसे एनोड कहा जाता है। एनोड की भांति वो काम करता है। कैथोड और एनोड के बीच में यहाँ पर जहाँ पर ये बी लिखा हुआ है, यहाँ पर त्वरक विभवांतर आरोपित किया जाता है। यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ये बैटरी है, बी फॉर बैटरी है। और ये बैटरी किस लिए लगाई गई है, कैथोड और एनोड के बीच में, ताकि त्वरक विभवांतर यहाँ पर आरोपित किया जा सके। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी व्यवस्था है, जहाँ पर मैंने ये गोला बनाया है, ये पूरी व्यवस्था इलेक्ट्रॉन गन कहलाती है। माने ये इलेक्ट्रॉन गन की भांति कार्य करता है। आगे देख सकते हैं जहाँ पर ये एन लिखा हुआ है, ये एन क्या है, एक एन फॉर निकल। निकल का एक क्रिस्टल होता है। ये घन के आकार का होता है, क्यूब के आकार का एक निकल का क्रिस्टल यहाँ पर रखा होता है। और इस निकल क्रिस्टल पर ही ऐसे इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है और आपतित होकर इस प्रकार से वो क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित होने के बाद जब प्रकाश कहाँ पर पहुँचता है, जहाँ पर ये डी लिखा है, डी फॉर डिटेक्टर है, संसूचक यहाँ पर लगा रहता है ना, एक संसूचक लगा होता है। और ये संसूचक, ये जो वृत्तीय पैमाना बना हुआ है, इस वृत्तीय पैमाने पर इस संसूचक को ऊपर नीचे किया जा सकता है। और इसी संसूचक के साथ में एक जी मतलब गैल्वेनोमीटर, एक धारा मापी भी लगा रहता है, जिसकी सहायता से धारा की प्रबलता को मापा जा सकता है। तो ये इतनी चीज़ें इस डेविसन जर्मर के प्रयोग में होती हैं। इन सब से मिलकर ये प्रयोग किया जाता है।
अब आते हैं दूसरी हेडिंग पर। पहली हेडिंग चित्र था, दूसरी हेडिंग है रचना। रचना में जो चीज़ें मैंने अभी आपको चित्र में बताई हैं वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो, इसमें टंगस्टन का एक तंतु F होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है और इसे निम्न तनाव वाली बैटरी की सहायता से गर्म करते हैं और जिससे बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। चित्र में मैंने बताया था ना आपको ये। फिर फिलामेंट F को घेरे हुए धातु का खोखला बेलन C होता है, ये कैथोड का काम करता है और इसमें अक्ष के अनुदिश छिद्र बने होते हैं। एनोड ए धातु का एक बेलन होता है और इसमें भी अक्ष के अनुदिश छिद्र बने होते हैं। तो चित्र में मैंने जो आपको बताया है, रचना में वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर आगे मैंने बताया था कि एनोड और कैथोड के बीच में उच्च तनाव बैटरी की सहायता से विभवांतर लगाते हैं और ये पूरी जो व्यवस्था है एनोड गन की भांति कार्य करती है। एन एक निकल क्रिस्टल है, मैंने आपको ही बताया था, है ना, और इसी पर प्रकाश आपतित होता है और विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इसे संसूचक डी की सहायता से संसूचित किया जाता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वही सब चीज़ें यहाँ पर रचना में लिखी हुई हैं। अब तीसरी जो हेडिंग है वो है कार्यविधि। कार्यविधि मतलब कैसे प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर देखना है। तो कार्यविधि को समझने के लिए चित्र देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये यहाँ पर जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट गर्म होता है और गर्म होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुंज इस प्रकार से यहाँ से निकलता है और ये इलेक्ट्रॉन पुंज कहाँ जाता है, ये सामने जो निकल क्रिस्टल एन रखा हुआ है, इस निकल क्रिस्टल एन पर ये आपतित होता है। निकल क्रिस्टल एन पर जब ये आपतित होता है तो इसका प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकीर्णन होकर ये इस प्रकार से इस दिशा में चला जाता है, माने किसी भी दिशा में वो जा सकता है ना। तो आपतित किरण कौन सी है, आपतित किरण ये है जहाँ पर मैंने अभी तीर का निशान लगाया है और प्रकीर्णित किरण कौन सी है, ये जहाँ पर मैंने अब तीर का निशान लगाया है। तो आपतित और प्रकीर्णित किरण के बीच में इस प्रकार से एक कोण बनता है जिसको यहाँ पर चित्र में फाई से प्रदर्शित किया गया है। ये प्रकीर्णन कोण कहलाता है। तो इस प्रकीर्णन कोण को का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर वृत्तीय स्केल लगा हुआ है, उससे उस प्रकीर्णन कोण फाई का मान पता चल जाएगा। और नीचे जो धारा मापी लगी हुई है, इस धारा मापी की सहायता से जो प्रकीर्णित होके किरण आई है उस किरण की तीव्रता का पता लग जाएगा। तो इस प्रयोग में दो चीज़ें नोट की जाती हैं, एक तो प्रकीर्णन कोण कितना बन रहा है और दूसरा उस प्रकीर्णन कोण से प्रकीर्णित होने वाली किरण के लिए धारा की प्रबलता का मान कितना है। तो ये दो चीज़ें यहाँ से नोट करनी होती हैं, मतलब फाई और आई का मान प्रयोग में नोट करना पड़ता है। अब एक बार प्रयोग जब हो जाता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर बी लगा लिखा हुआ है इसकी सहायता से वोल्टेज के मान को और बढ़ाते हैं। वोल्टेज के मान को और बढ़ाएंगे तो फिर कोई दूसरा प्रकीर्णन कोण मतलब फाई का मान प्राप्त होगा और दूसरी कोई धारा आई प्राप्त होगी, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग विभवांतर आरोपित करते हैं और हर बार फाई का मान और आई का मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्रत्येक विभवांतर के लिए इस प्रकार से मान निकालना पड़ता है। भाई जैसे ही यहाँ जहाँ पर बी लिखा है यहाँ पर बैटरी लगी है ना, तो इस बैटरी से जैसे ही विभवांतर का मान बदलेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता में परिवर्तन होगा। तीव्रता में परिवर्तन होगा तो प्रकीर्णन कोण फाई का मान भी बदल जाएगा और धारा मापी में जो प्रबलता प्राप्त हो रही है उसका मान भी बदल जाएगा। तो अलग अलग विभवांतर आरोपित करके ये दोनों मान निकालने पड़ते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके लिए कोई ऐसा विभवांतर आरोपित करेंगे जिसके लिए तीव्रता का मान अधिकतम होगा, तो उसी विभवांतर को यहाँ पर खोजना पड़ता है इस प्रयोग में। जैसे कि मैंने अभी आपको कार्यविधि बताई है वही कार्यविधि यहाँ पर भाषा के रूप में लिखी हुई है। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर कार्यविधि के रूप में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है प्रकीर्णन कोण फाई है और तीव्रता क्या है, आई है। अब अंतिम जो हेडिंग है वो है निष्कर्ष। ये जो हेडिंग है ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अधिकांशतः इसी को पूछा जाता है।
निष्कर्ष में सबसे पहले आपको ये ग्राफ बनाना है। ग्राफ में क्या बना है ये बताए देते हैं आपको। ग्राफ में ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर लिया गया है विभवांतर को। कौन सा विभवांतर? जो बैटरी बी पर विभवांतर बदलते हैं ना, अलग अलग विभवांतर के लिए मान निकालते हैं, उस विभवांतर v को एक्स अक्ष पे लिया गया है। यहाँ पर चाहें तो आप एक्स अक्ष लिख सकते हैं और ये विभवांतर v को ये प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो y अक्ष है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? y अक्ष पे लिया गया है तीव्रता I को। आपतित किरण की जो तीव्रता है I, उसको ये y अक्ष पर लिया गया है। तो ये इस प्रकार से चाहें तो आप ग्राफ में बना सकते हैं। ठीक है, तो x अक्ष पर वोल्टेज यानी विभवांतर और y अक्ष पे तीव्रता मतलब I को लिया गया है। दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो ये इस प्रकार के ग्राफ प्राप्त होते हैं। देखो, पहला जो है वो किसके लिए है? वो 44 वोल्ट के लिए है। दूसरा जो ग्राफ है वो किसके लिए है? 48 वोल्ट के लिए। तीसरा 54 वोल्ट के लिए। इसी प्रकार से 60 वोल्ट के लिए, 68 वोल्ट के लिए। इस प्रकार से उसमें ग्राफ खींचे गए हैं। 3 ग्राफ ये हैं, 3 ग्राफ इसके नीचे और बने हुए हैं। तो ये ग्राफ खींचते हैं। हर ग्राफ में देखो अलग अलग प्रकार के ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें जो 54 वोल्ट का विभवांतर है, 54 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर सबसे अधिक मान प्राप्त होता है किसका? फाई का। फाई का मतलब प्रकीर्णन कोण का। तो ये 54 वोल्ट वाला यहाँ पर लेना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। मैंने आपको एक्स अक्ष पर बता दिया कि विभवांतर को लिया है। एक्स अक्ष पर विभवांतर को नहीं लिया है, बल्कि किसको लिया है? प्रकीर्णन कोण फाई को लिया है एक्स अक्ष पे। ठीक है, वाई अक्ष पे वही तीव्रता आई को लिया है और एक्स अक्ष पे किसको लिया है? प्रकीर्णन फाई को लिया है। तो फाई और आई के बीच में ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, अलग अलग वोल्ट लिए गए हैं, उनके लिए फाई और आई के बीच में ग्राफ खिंचे हुए हैं। पांचों ग्राफ बनाने के बाद आपको बता देना है कि डेविसन और जर्मन ने अलग अलग विभवांतर लिए 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक के, और उनके लिए विभिन्न प्रेक्षण किए। और प्रेक्षण करने के बाद तीव्रता आई और फाई के बीच में ग्राफ खींचे। पांचों ग्राफ ऊपर बने हुए हैं। तो ग्राफ खींचे। ग्राफ खींचने पर डेविसन और जर्मन ने पाया कि त्वरक विभवांतर 54 वोल्ट और प्रकीर्णन कोण 50 अंश के संगत प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता सबसे अधिक है। 54 वोल्ट का विभवांतर जब लगाते हैं तो प्रकीर्णन कोण 50 अंश होता है और उस स्थिति में तीव्रता आई का मान सबसे अधिक होता है। ये ग्राफ खींचने पर पता चला। अब यदि मान लें कि पृष्ठ स्पर्शी कोण थीटा है। पृष्ठ स्पर्शी कोण कैसे बनता है? नीचे चित्र देखते हैं। आपको यहाँ पर चित्र 11.7 नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है चित्र से। ये यहाँ पर चित्र बना हुआ है। चित्र में ये जो बना हुआ है ये निकिल क्रिस्टल है। इस निकिल क्रिस्टल पर ये इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित हो रहा है। तो अब इसमें पृष्ठ स्पर्शी कोण कहाँ पे बन रहा है? ये यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ ये पृष्ठ को टच कर रहा है, ये पृष्ठ स्पर्शी कोण यहाँ पर बन रहा है। पृष्ठ स्पर्शी कोण यदि थीटा है और प्रकीर्णन कोण कितना लेना है? 50 अंश लेना है, मतलब फाई का मान 50 है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? ध्यान देना। देखो, ये इस प्रकार से ये जो रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा पर यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना इसका कोण बनेगा? 180 अंश का कोण। तो इस 180 अंश के कोण में 3 कोण शामिल हैं। तो एक कोण यहाँ पर ये ऊपर थीटा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आई है, यहाँ से यहाँ तक फिर थीटा है। तो पूरा 180 अंश का जो कोण है वो 3 कोणों से मिलकर बना है, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा। इन तीनों का योग 180 अंश के बराबर यहाँ पर लिखना है। जैसा कि अभी चित्र में बताया, वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा प्लस फाई प्लस थीटा बराबर 180 अंश। थीटा और थीटा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा यहाँ पर हो जाएगा और
180 फाई को पक्षांतर करेंगे तो माइनस फाई, मतलब 2 थीटा बराबर 180 माइनस फाई हो जाएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस फाई बटे। अब फाई का मान कितना लेना है? 50 अंश। फाई का मान 50 अंश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 50 अंश के संगत 50 इलेक्ट्रॉन की तीव्रता सबसे अधिक आएगी, इसलिए फाई का मान 50 इसलिए लिया। फाई के मान को जब यहाँ पर रखेंगे सभी स्थितियों में तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस फाई बटे 50 बटे 2। 180 माइनस 50 माइनस 50 बटे 120 बटे 2 और संगत अंश पर आ जाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉनों से डी ब्रॉगली तरंग संबद्ध है, मान लें कि जो इलेक्ट्रॉन घन के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों से डी ब्रॉगली तरंग संबद्ध है, तो एक्स किरणों की भांति उनका विवर्तन होने लगेगा। और एक्स किरणों की भांति जब इनका विवर्तन होगा तो ब्रेग समीकरण 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा की सहायता से इनकी तरंगदैर्घ्य को ज्ञात किया जा सकता है। ऐसा मान लिया कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उससे डी ब्रॉगली तरंग संबद्ध है। डी ब्रॉगली तरंग यदि उससे संबद्ध है तो वो एक्स किरणों की जैसी नितिन पिक्चर से टकराएंगे तो एक्स किरणों की भांति उनका विवर्तन होगा। एक्स किरणों की भांति जब उनका विवर्तन होगा तो ब्रेग समीकरण 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा की सहायता से उसके तरंगदैर्घ्य को ज्ञात कर सकते हैं। तो नितिन पिक्चर के लिए जो जालक अंतराल होता है, लैटिस अंतराल जो होता है, इसका मान होता है 0.914 एंगस्ट्रॉम। नितिन पिक्चर के लिए जालक अंतराल का मान क्या है? 0.914 एंगस्ट्रॉम। विवर्तन यदि उपयुक्त है तो उस स्थिति में एन का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एन बराबर 1 हो गया और थीटा डी का मान हो गया 0.914। तो इन सभी मानों को जब 2D साइन थीटा बराबर एन लैम्डा में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, डी का मान हो गया 0.914, साइन की जगह पे साइन आ जाएगा और थीटा का मान थीटा निकाल चुके हैं। थीटा का मान आया था 65 अंश बराबर में एन का मान 1 है और लैम्डा की जगह पे लैम्डा आ जाएगा क्योंकि तरंगदैर्घ्य निकालना है। यहाँ पर ध्यान देना है, ऊपर फाई बराबर 0.914 एंगस्ट्रॉम लिखा है, ये फाई नहीं है, डी है। जालक अंतराल को डी से प्रदर्शित किया जाता है तो डी बराबर हो जाएगा 0.914 एंगस्ट्रॉम। इन सभी मानों को करने पर इस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये जो चित्र दिया है इस चित्र को आपको कहाँ पर बनाना है? जहाँ पर ऊपर बताया था मैंने थीटा प्लस फाई प्लस थीटा बराबर 180 अंश लिखा है, वहाँ पर आपको ये चित्र बना लेना है, उसके बाद फिर इसको लिखना है। ब्रैग समीकरण में मान रखने पर बराबर के उस तरफ 1 इंटू लैम्डा था, 1 और लैम्डा का गुणा होगा तो लैम्डा आ जाएगा। 2 की जगह पे 2 लिखा है, 0.914 की जगह पे 0.914 हो जाएगा। साइन 65 अंश, साइन 65 अंश का मान 0.906 होता है, तो ये यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पर डी और साइन 65 इन दोनों के मानों को आपको याद रखना पड़ेगा कि इतना होता है, तो वो मान आपको याद होगा तो वो यहाँ पे रख देंगे। सभी का जब गुणन करेंगे तो 1.65 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये जो लैम्डा का मान आया है, तरंगदैर्घ्य का मान आया है, किसकी सहायता से आया है? ये ब्रैग के समीकरण की सहायता से तरंग जो होगी उस तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य निकला है। कौन सी तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य है? ये इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य के लिए ये मान आया है। अब डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन से संबद्ध
तरंग का यदि तरंगदैर्घ्य निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है लैम्डा बराबर 12.27 बटे में अंडर रूट v। ये डी ब्रॉगली के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य का मान निकालने के लिए सूत्र है। इस सूत्र में जब मान रखेंगे तो लैम्डा की जगह पे लैम्डा आ जाएगा, बराबर में 12.27 की जगह पे 12.27 आ जाएगा, बटे में रूट भी मतलब वोल्टेज विभवांतर। कौन सा वोल्टेज लिखना है? जिसके लिए इलेक्ट्रॉन की तीव्रता सबसे अधिक आई है। तो किसके लिए इलेक्ट्रॉन की तीव्रता सबसे अधिक आई है? 54 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता सबसे अधिक आई है, तो भी का मान 54 वोल्ट यहाँ पर रखना है। मान जब रखेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, देखो लैम्डा बराबर 12.27 बटे में अंडर रूट भी का मान 54, रूट 54 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 12.27 में जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो लैम्डा का मान निकला है ये डी ब्रॉगली के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य का मान है। और पहले जो लैम्डा का मान निकाला था वो किसका मान था? वो प्रकीर्णित होने वाली किरण या प्रकीर्णित होने वाली तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान था। दोनों ही तरंगदैर्घ्य के मान हैं। पहला जो तरंगदैर्घ्य का मान निकाला था वो ब्रेग के समीकरण से निकाला है, ये जो मान निकाला ये डी ब्रॉगली के सूत्र से निकाला है। दोनों मान बराबर आए हैं, इसका मतलब ये है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के प्रयोग के द्वारा जो मापित मान है वो गणना से प्राप्त मान के बराबर है। इसका मतलब किसी गतिमान इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? गतिमान इलेक्ट्रॉन से तरंग संबद्ध होती है। क्योंकि ब्रेग का जो समीकरण है, ब्रेग के समीकरण से क्या निकाला है? ब्रेग के समीकरण से किसी तरंग के तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र निकाला है। और यहाँ पर डी ब्रॉगली के सूत्र से जो मान निकाला है वो किसके लिए निकाला है? वो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग के तरंगदैर्घ्य के लिए मान निकाला है। तो दोनों मान बराबर आए हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई तरंग संबद्ध है, इसीलिए इसका मान पहले वाले मान के बराबर आया है। तो इससे सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ में तरंग संबद्ध होती है। इलेक्ट्रॉन माने कोई कण, तो किसी भी कण के साथ में तरंग संबद्ध होती है, ऐसा इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है। और यही डी ब्रॉगली ने बताया था।